महीना दिसंबर साल 2019, जहां पर पहली खबर आई थी बाहर से कि कोरोना वायरस आ चुका है। अब वो वायरस क्या है, कैसा है, किसी को नहीं पता। ऐसे में जनवरी 5 को एक फ्लाइट आती है भारत में, एक पहला केस आता है कोरोना का। अब भी सवाल वही था, क्या है, कैसा है, कहां से आया। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो वो ये कहने में लगे हुए थे कि ये चमगादड़ से आया, लेकिन असल में ये आया कहां से, अभी भी वो सवाल वही खड़ा था। मार्च 2020 25 तारीख, जहां पर प्रधानमंत्री ने पहला 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया। एक तरफ पूरा देश जहां पर ठप पड़ चुका था, सड़कें खाली, बिल्कुल सुनसान, जहां पर पूरा भारत 140 करोड़ अपने घरों में बंद था। उस वक्त एक तरफ ये लड़ाई कोई लड़ रहा था। वो लड़ाई लड़ रहे थे अपने भारतीय साइंटिस्ट, और वो लड़ाई कोई बॉर्डर पे नहीं लड़ी जा रही थी, वो लड़ाई एक लैब से लड़ी जा रही थी। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार और स्वागत है मेरे चैनल पे फिल्मी रेड पे। रिव्यू का रेट मारते हैं द वैक्सीन वॉर मूवी पर। ये फिल्म कोरोना महामारी के दौरान भारतीय साइंटिस्ट को क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या फेस करने पड़े, और कैसे ये वैक्सीन बनानी पड़ी, और किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। और साथ में भारतीय साइंटिस्ट का करेज भी दिखाता है, साथ में उनके कमिटमेंट और उनकी डेडिकेशन भी दिखाता है। अगर एक लाइन में बोले तो ये फिल्म उनको श्रद्धांजलि है उनके बलिदान की, उनकी मेहनत की। जहाँ पर 20-30 दिन तक बिना अपने घर जाए, अपने बच्चों का मुंह देखे, अपने परिवार का मुंह देखे, वो लैब में बंद के वो देश के लिए काम करते रहे। तो पहले नजर डालते हैं फिल्म की कहानी पे। फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म का पहला ही ओपनिंग सीन, जहां पर लॉकडाउन लग चुका है, सड़कें खाली, सड़कें सुनसान है, सड़क पर कोई है तो पुलिसकर्मी। फिर सीन वो आता है जहां पर भारत में सबसे पहला केस आता है कोरोना का, जहां पर उस कोरोना का वायरस क्या है, कैसे, कहां से आया, कैसे बना, किसी को कुछ नहीं पता। बस पता है तो वो वायरस। साइंटिस्ट के सामने सबसे पहला चैलेंज यही आता है, उसको आइडेंटिफाई करना वो क्या है। जब पता लग जाए वो क्या है तो उसको आइसोलेट करना। जब वो आइसोलेट हो जाए तो उसके बाद उसके लिए वैक्सीन बनाना, उसके बाद फिर टेस्ट करना। तो फिलहाल ये सारे चैलेंजेस हैं अपने साइंटिस्ट के सामने। वहीं पर जैसे जैसे एक खबर आती है कि ये चाइना के वुहान के एक लैब में बना हुआ है, ये कोई मतलब चमगादड़ से नहीं आया हुआ है, इसको बनाया गया है लैब में। तो फिलहाल इतना तो पता लगाना कि इसको बनाया गया है। कहते हैं ना कि रावण को मारने से पहले जरूरी है रावण को ढूंढना। एटलीस्ट पता तो लग गया है ना कि ये कहाँ से बना है और क्या है। कोरोना वायरस है ये पता लग चुका है, और ऐसे में एक तबके का मीडिया अभी प्रेशर दे रहा है भारत सरकार पे, और भारतीय वैज्ञानिकों का मोरल डाउन कर रहा है कि विदेश की बनी हुई वैक्सीन ले लो, खरीद लो, क्योंकि उनको उसी के हिसाब से टूल किट मिला हुआ है, उनको उसी के हिसाब से उनको पैसे मिले हुए हैं। इसमें पूरी लॉबी शामिल थी, पूरी गैंग थी, इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी, और इसमें ज्यादातर इसमें एक रिटायर्ड पत्रकार भी थे। तो इनका एक अलग ही एजेंडा चल रहा है। अब भारतीय साइंटिस्ट के सामने अब चैलेंज ये है उसकी वैक्सीन बनाना। लेकिन वैक्सीन बनाने से पहले एक तबका मोरल डाउन करने में लगा हुआ था, वो था भारतीय मीडिया, द वायर जैसे पोर्टल और उनके पत्रकार। अब ऐसी परिस्थिति में वैज्ञानिक और भारत सरकार एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। इंडिया कांट डू इट, ये शब्द उनके द्वारा रचा गया, जो चाहते नहीं थे कि भारत की खुद की वैक्सीन बने। लेकिन इसी शब्द को भारतीय वैज्ञानिक पॉजिटिव वे में लेता है, भारत कैन डू इट। अब यहाँ पर टोटल फिल्म फोकस करती है भारतीय वैज्ञानिकों पे, जहाँ पर पहला किरदार आता है बलदेव भार्गव का। वैक्सीन की विजय गाथा की कहानी उसके उस बोल से शुरू होती है, जहाँ पर एक मोटिवेशनल एक स्पीच देते हैं। कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो एवरेस्ट को देख के दूर से सोचते हैं हम ये नहीं चढ़ पाएंगे, और दूसरे लोग वो जो पहला कदम उठा देते हैं। तो कहते हैं भाई एटलीस्ट तुम पहला कदम तो उठाओ, देखते हैं आगे वैक्सीन बनती है कि नहीं, लेकिन फिलहाल तो एक कदम तो उठाओ। बस यहाँ से शुरू होती है वैक्सीन की विजय गाथा। और ये फिल्म सिर्फ विजय गाथा तक नहीं रुकता है, इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी खूब दिखाया जाता है कि कैसे वो एक संवैधानिक पद पे होते हुए कैसे ढेर सारे सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने यहाँ स्टोरेज कर लेते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं, और वो परेशान हो। और पूरे वर्ल्ड में भारत की भद्द पिटे वो अलग। और सेम चीज करता है अपना मीडिया भी। अब वो मीडिया पत्रकार कौन है वो देखो सबको पता है, वो तो वायर का आर्टिकल था, जो 14 आर्टिकल उन्होंने फेक न्यूज लिखा था वैक्सीन पे, जिसको तेलंगाना की कोर्ट ने 14 आर्टिकल रिमूव करने के लिए बोला, और साथ में 100 करोड़ रुपए का उन पे मानहानि का केस भी डाला। जब कोर्ट ने ही नाम दे दिया तो हम क्यों नाम छुपाए? तो ये वही पत्रकार थे जो सोरोस के एक तरह टट्टू बने हुए थे, विदेशी वैक्सीन के ये पिट्ठू बने हुए थे कि भारत में सेल करे, हमारा फायदा हो, उनका फायदा हो। और ये फिल्म अर्बन नक्सल्स को एक्सपोज करती है पूरे डेटा और फैक्ट के साथ। अर्बन नक्सल वही जो पत्रकार का चोला ओढ़े भारतीय मीडिया में बैठे हुए हैं। तो ये फिल्म बेसिकली एक्सपोज करती है टूल किट गैंग वालों को, जिसमें पॉलिटिशियन से लेके भारतीय पत्रकार शामिल है। ये नहीं कि एक्सपोज कर दिया उसको उल्टा सीधा बोल के, नहीं, पूरे डेटा और फैक्ट के साथ
और पूरे स्क्रीनशॉट के साथ पूरा एक्सपोज करती है। अब बात करते हैं इस फिल्म के सबसे प्रोमिनेंट हिस्से की, एक्टिंग की। कौन से एक्टर की कितनी बढ़िया एक्टिंग है। जितने सारे एक्टर हैं यहाँ पर इस फिल्म में एक्टिंग के मामले में बाप साबित हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाना पाटेकर एज बलराम भार्गव। इसका किरदार इतना खड़ूस है कि वो आप देखोगे आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको हंसी आएगी कई बार। इसके उस व्यंग पे, वो गुस्से में जो अब बात बोलता है, जो इंस्ट्रक्ट करता है अपनी टीम को, जबरदस्त। अगर इस किरदार को हम सनकी कहें तो भी चलेगा। उस किस्म की पर्सनालिटी नाना पाटेकर साहब हैं। ये कैरेक्टर सॉरी और प्लीज कहना तो बिल्कुल जानता ही नहीं। ये सिर्फ जानता है तो कड़ी मेहनत और कमांड देना, कमांड लेना। और इनके द्वारा बोला गया हर एक मोनोलॉग आपको झकझोर के रख देगा। एक वो सीन है, आपको बताता हूँ उनकी एक्टिंग का लेवल। उसमें एक द वायर की लेफ्टिस्ट पत्रकार घेरने की कोशिश करती है पूरे भारत को, भारत की सरकार को, इवन भारत के वैज्ञानिक को। और वो ऐसी पत्रकार होती है, फेक आर्टिकल लिखती है और वो पहले ही नजरों में आई होती है बलराम भार्गव के, और वही उल्टा पूछ रही सवाल, घेरने की कोशिश करी नाना पाटेकर को। उसके बाद नाना पाटेकर का किरदार जो पेलता है ना भाई साहब, इस लेफ्टिस्ट पत्रकार को ऐसा पेलता है कि वो वही रोने लग जाती है। उनके द्वारा बोला गया एक एक शब्द, एक एक मोनोलॉग, एक एक वर्ड ना आपके सीधा दिल में लगेगी। और उसकी कही हुई कोई भी बात किसी भी एंगल से गलत नहीं होती। अपने हर एक डायलॉग से, अपने हर एक बात से, शब्द से पूरी ऑडियंस को झकझोर के रख देता है। वैसे तो मैं नाना पाटेकर का फैन हूँ, बहुत पहले से फैन हूँ, 90s से फैन हूँ। उनकी मैंने फिल्म देखी थी परिंदा, उनमें जो एक्टिंग का लेवल मैंने देखा था इस आदमी का, मैं तो फैन हो गया कि कितना क्रेजी, कितना पागल आदमी है। उसके बाद इस फिल्म में मैंने देखा, वो तो मतलब इस फिल्म में बाप साबित हुआ है उस फिल्म के अकॉर्डिंग। अगर आपने फिल्म देख ली तो नाना पाटेकर का किरदार आपके दिमाग से उतरेगा नहीं, इवन सपने में भी आएगा। और उसके बाद एक्टिंग के धुरंधर आते हैं पल्लवी जोशी, रायमा सेन और भी जितने कैरेक्टर हैं उनके आसपास सारे, वो जितने भी सारे एक्टर जबरदस्त एक्टिंग करती है। वो कैरेक्टर पकड़ा है असली वाली पर्सनालिटी को। अगर आप असली देखोगे और इनको देखोगे आप फर्क नहीं कर पाओगे, बहुत 19-20 का फर्क है। एक्टिंग का लेवल आपको एग्जांपल देके बताऊं, एक सीन आता है जो एक फीमेल साइंटिस्ट होती है, लगभग 20 दिन बाद हार्ड वर्क, बहुत दिन रात काम करने के बाद अपने घर पे आती है, थकी हारी बेचारी अपने घर पे आती है अपने बच्चों और पति के बीच में। जस्ट उसी वक्त कॉल आ जाता है नाना पाटेकर का कि डेल्टा वायरस, ये मतलब दूसरा वायरस आ गया है, जल्दी से लैब में आओ। वो बोलती अभी, बोला हाँ अभी। मतलब वो घर में आती है, वो बैग भी रख नहीं पाती, दोबारा उसको वापस लैब में जाना होता है। जब वो जाने लगती है उसका बच्चा पीछे से आकर उसको दबोच लेता है और कह के रोने लगता है कि मम्मा बस अभी आप आए हो, 20 दिन हो गए ना आपको मैं देख पाया हूँ, ना आपसे बात कर पाया हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। ये कह के जब रोने लगता है, और वो उसकी जो पर्सनैलिटी होती है एक मदर की, जस्ट जब कॉल आने के बाद उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है एक साइंटिस्ट में। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बाद जो हाव भाव है, जो अपने आप को दूर, अपने बेटे से दूर होके जाती है, वो सीन इतना हृदय विदारक है, हार्ट ब्रेंचिंग है कि आप अगर कितना ही सालों आप नहीं रोए हो फिल्म देख के, आपको गारंटी देता हूँ यहाँ आप रो दोगे। आप उस वक्त आंसू आपके अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी लगेगा। वो सीन देख के भाई साहब मैं सर से लेके पांव तक पूरे एक एक रोंगटे मेरे खड़े हो गए थे कि मतलब किस लेवल की एक्टिंग। चलो वो मेच्योर है, फीमेल है, लेकिन बच्चा उस लेवल की एक्टिंग कर रहा। मैं तो तारीफ करूंगा विवेक रंजन अग्निहोत्री को, टीम को, जिन्होंने कास्ट किया है ऐसे ऐसे धुरंधर एक्टर को। और आपको सही बता रहा हूँ, ये फिल्म अगर आपने नहीं देखी तो आप देखना जरूर। हर एक सीन, हर एक पल और हर एक मतलब बोला गया वो संवाद आपके दिलो दिमाग में बस जाएगा। और यकीन मानो जब इस फिल्म को आप देखोगे, अनुभव करोगे, आप दिल की गहराई से आप इस फिल्म से कनेक्ट हो जाओगे। आप फिल्म देखते हुए प्रभावित होगे, गर्व महसूस करोगे, रोगे और हंसोगे। वो हंसाने वाला किरदार बस एक ही है, नाना पाटेकर का। उसको मिस मत करना, उसकी बातों पर बस ध्यान रखना, वो कब, कैसे और किस हाव भाव में बोलता है। हंसने की बात से एक सीन मुझे याद आया, जब पल्लवी जोशी कहा जाता है कि भाई बंदर पकड़ के लाने हैं और बंदर मिलते नहीं है, उनसे बोली जाती है कितना दिन लगेगा। पल्लवी जोशी किरदार बोलता है कि 4 दिन। बोला ठीक है मैं 2 दिन देता हूँ। मतलब इतना कोड़ दिमाग का, इतना मूडी दिमाग का, क्या कह दे कब कह दे कोई भरोसा नहीं, बस काम होना चाहिए। और गारंटी के साथ एक बात बोलता हूँ मैं, ये फिल्म हमारे उस वैज्ञानिकों के लिए, उनके हार्डवर्क के लिए, उनके बलिदान के लिए बहुत ही बढ़िया और सही ट्रिब्यूट होगा। और रही बात इसकी डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन बाप लेवल की डायरेक्शन है। मतलब कि अगर आप इनकी पिछली फिल्म उठाकर देखो, ताशकंद फाइल और कश्मीर फाइल, इसमें एक लेवल अप है। जितना ये स्मार्ट डायरेक्टर है उतनी स्मार्टली से इसने डायरेक्शन किया है।
चाहे वो टूल किट दिखाना हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टी के वो सवाल दिखाने हो जो उस सिनेरियो में पूछे जा रहे थे कि भाई भारतीय वैक्सीन क्यों नहीं खरीदा जा रहा, तो उसके बकायदा यहाँ पर रीजन दिया गया है। तो ये एक स्मार्ट डायरेक्शन की निशानी होती है। इसका बीजीएम कैसा पूरी फिल्म का आपको बता दूं, जहाँ पर कोई डायलॉग नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, वहाँ पर बोलने का काम करता है बीजीएम। आप एक सीन बताऊंगा आपको, जहाँ पर कोरोना का पहला टेस्ट होता है भारत में, डिटेक्ट किया जाता है, उस वक्त कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है, वहाँ से बस एक आवाज़ आती है, वो सांसों की आवाज़ आती है, और वो सांसों की आवाज़ आपको ना उस पल में लेके जाएगी 2 साल पहले, जहाँ पर इस वायरस का कोई अता पता नहीं था। ये वायरस एक ना दिखने वाला मौत बन के हर आदमी के मुहाने पे खड़ा था। उस मौके पे, उस पल में वो सीन आपको लेके जाएगा। इतना मतलब कि हॉरर होता है, डरावना सा लगता है कि मतलब कि देखते हुए एक बार फील करोगे वो चीज, वो टाइम फील करोगे। इस फिल्म में अच्छा क्या है, एक भारतीय होने पे जो मुझे अच्छा लगा मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज उसमें अच्छा लगा। सबसे पहला है भारतीय ज्ञान दर्शन, भारतीय ऋषि परंपरा और भारतीय ग्रंथों और पुराणों का अनुसरण बहुत ही अच्छे से दिखाया है। क्योंकि साइंस कितना ही आगे हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, भारतीय वैदिक परंपरा से कभी बड़ी नहीं हो सकती। साइंस का सूत्रधार भारतीय वैदिक परंपरा ही है, और यहाँ पर वो चीज अच्छे से दिखाई गई जहाँ पर साइंस घुटने टेक देता है, तो वहाँ पर भारतीय स्नातक वैदिक परंपरा ही जवाब देती है, मतलब प्रकृति ही जवाब देती है। तो प्रकृति से बड़ी तो कोई चीज नहीं हुई ना। और प्रकृति किसके धर्म में पूजी जाती है? सिर्फ सनातन धर्म में प्रकृति पूजी जाती है। चाहे आकाश हो, सूरज हो, चंद्रमा हो, जल हो, वायु हो, जंगल हो, कुछ भी हो, वो सनातन संस्कृति में पूरी जाती है। तीसरा है, जब तक समर्पण नहीं तब तक प्रकृति भी आपकी सहायता नहीं करती। जब बंदर कहीं मिल नहीं रहे थे तो उसके लिए जंगलों में जाते हैं, वो वैज्ञानिक टीम जाती है बंदर को पकड़ने के लिए, और बंदर पूरे 7, 8, 9, 10, 15 दिन तक बंदर नहीं मिलते, तो वहां पर मांगा जाता है सहायता उन आदिवासी बच्चों से। हालांकि 15 दिन हो गए हैं, बंदर मिल नहीं, आदिवासी बच्चा एक अपना आस्था का प्रतीक उसको देता है, बोलता अब पकड़ो, अब शायद पकड़ा जाए। जैसे वो सो के उठते हैं, सामने ढेर सारे बंदर दिखाई देते हैं। जहाँ एक बंदर चाहिए होता है वहां पर इनको 28 बंदर मिलते हैं। तो कहने का मतलब वही, जब तक समर्पण का भाव नहीं आएगा मन में, तब तक प्रकृति भी आपकी सहायता नहीं करती। और सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे ये लगा इस फिल्म में कि जब सनातन संस्कृति एक संस्कृति है जो जीवों में भगवान देखती है। जब टेस्ट होते हैं जानवरों पे, चूहों पे और बंदरों पे, एक वैज्ञानिक उनसे इंटरेक्ट करती है, बात करती है कि तुम्हें नहीं मालूम तुम मानव जाति के लिए कितना बड़ा बलिदान दे रहे हो। ये हो सकता है कि मैं पाप कर रही हूँ, लेकिन मेरे पाप करने से और तुम्हारे बलिदान से पूरी मानव जाति की रक्षा होगी। इस लैब के बाहर रहने वाली दुनिया तुम्हारे बलिदान से वाकिफ ना हो, लेकिन आज जो तुम बलिदान दे रहे हो उसको याद रखा जाएगा पूरी मानव जाति में। तो ये बात सही है। ये जो वैक्सीन आई है सबसे पहले बंदरों पर टेस्ट हुई थी, उनको कौन याद करता है? इवन वैज्ञानिकों भी कोई याद नहीं करता, बस वैक्सीन पिलवा लिया है, बस ठीक, हम ठीक हो गए। लेकिन धन्यवाद एक बार उनका जरूर देना चाहिए, उन बंदरों का, उन जीवों का, उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन बनाई और आज और हम आप जिंदा है। और अगला सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि वो ऋग्वेद का वो मंत्र, हालांकि वो संस्कृत में है लेकिन यहाँ पर हिंदी में उच्चारण करके उसको, उस मंत्र को बोला गया है, जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब वो पीछे चलता है ना, जब आकाश भी नहीं था, धरती भी नहीं थी, ब्रह्मांड भी नहीं था, बहुत ही जबरदस्त। उसको सुनते सुनते, उसको समझते समझते आपको अपने भारतीय होने पे गर्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इस फिल्म का नाम है द वैक्सीन वॉर। आपको बता दो, जब किसी कोई फिल्म होती है, अगर वॉर होता है तो विलन भी होता है। हीरो इसमें वैक्सीन को बनाने वाले साइंटिस्ट हैं, और इसके जो विलन है, विलन वो है जो जर्नलिस्ट हैं, जो भारत को ही बेच खाने को आमादा थे। दे आर द बिगर विलन, बिगर एनिमी देन कोरोना वायरस। ये फिल्म आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा तो कोरोना तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़े विलन अगर कोई है तो ये हमारे अपने हैं, जो पत्रकार के चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं, नेताओं का चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। ये सबसे ज्यादा विलन है। ये मास मर्डरर हैं, जो जलती चिताओं के फोटो खींच के डॉलरों में बेच रहे थे। जहाँ पर आपत्ति आई थी, एडवर्सिटी आई थी पूरे भारत पे, तो इनके लिए यहाँ पर वो एक मौका मिल गया था बेच खाने का और पैसा कमाने का। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सनातन का अर्थ समझा दिया गया। यहाँ पर भारतीयता का मतलब समझा दिया गया। भारतीय का मतलब क्या होता है भाई साहब? भारतीय का मतलब ये हर भारतीय समझता है विश्व कुटुंब है, विश्व हमारा
परिवार है। जो हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तो बना दी, लेकिन सरकार ने भारतीय आदर्श को अनुसरण करते हुए 101 कंट्री को वैक्सीन डिलीवर किया। ठीक उसी तरह जिस तरह से हनुमान जी संजीवनी बूटी डिलीवर किया था लक्ष्मण जी को। सत्य सनातन का आदर्श सबसे बड़ा उदाहरण इस फिल्म में दिखाया गया है। ये फिल्म आपको सब कुछ दिखाएगी। इस फिल्म में वैज्ञानिकों को सामने आने वाली सारी बाधाएं बहुत अच्छे से दिखाती है। एक के बाद एक बाधाएं आती गई और समस्या का समाधान होता गया, कामयाबी मिलती गई। टोटली द वैक्सीन वार ये उन फिल्मों में से एक है जो आपको भावुक कर देगी। ये ऐसी भावना होगी जो हृदय की गहराई से उत्पन्न होगी, वहां से पैदा होगी ये सारी इमोशनल भावना। और ये फिल्म पर्दे के पीछे की सारी कहानियां बड़ी ही बहादुरी से स्क्रीन पर रख देगी, बहुत ही बोल्ड तरीके से। फिल्म हर तरीके से फैंटास्टिक है, हर तरीके से ट्रिमेंडियस है, हर तरीके से जबरदस्त है। मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। और बाकी दोस्तों ये फिल्म देखना बनता है, पूरी फैमिली के साथ जाओ और देख के आओ। आपको ऐसी फिल्में कई सालों में एक बार आती हैं और वो देखना बनता है, क्योंकि इसको नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।